नमस्कार साथियों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महत्वाकांक्षी सीरीज जिनके तहत हम लोग भारत में जो महत्वपूर्ण कानून जो हमारे स्वतंत्रता के पूर्व से आज दिन तक जो बने हैं, जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो, उसकी चर्चा यहाँ होती है। आज इस सीरीज का यह सेंचुरी लेक्चर है, यानी कि शताब्दी उपाख्यान है, जिसके तहत हमें एक महत्वपूर्ण कानून देखना है। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, यानी कि यह सशस्त्र दल विशेष अधिकार अधिनियम है 1958। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में भारत में जहाँ जहाँ अशांत क्षेत्र थे, जहाँ जहाँ अशांत तत्व थे जो सक्रिय थे, वहाँ उनको खत्म करने के लिए पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए यह कानून उपयोग में लिया जाता है। बेसिकली इस कानून से जो हमारे सशस्त्र दल है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, उनको इनफाइनाइट सत्ताएं दी जाती हैं, इनको इनफाइनाइट पावर दिया जाता है, उनको इम्यूनिटीज दी जाती है, जिनकी बदौलत वे बल का उपयोग करके पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर प्रदेश में शांति की स्थापना कर पाए। हालांकि यह एक्ट जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि यह पावरफुल है, आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ही पावरफुल करता है, तो यहाँ कंट्रोवर्सी भी यहाँ से जो है जन्म लेती है। प्लस इस पर्टिकुलर कानून को हमने काफ़ी बार हमारे समाचार पत्रों में देखा, यानी कि करंट अफेयर्स में यह सरफेस होता रहता है। क्योंकि अगर आज दिन की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स ऐसे है जहाँ आज भी यह कानून चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में भी चल रहा था, ठीक है, काफ़ी वर्षों तक वहाँ चला, 1990s से वहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यह कानून अपने आप में पावरफुल होने की वजह से कंट्रोवर्शियल है, और उसकी वजह से वो समाचार पत्रों में भी हमारे सामने आता रहता है। साथ ही यह पूरी श्रृंखला, महत्वाकांक्षी श्रृंखला, आज़ादी के 75 वर्ष को हम लोग समर्पित करते हैं। यह श्रृंखला न केवल संधि सेवाओं के अभ्यर्थियों को, मगर जो न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस या आप कह लीजिए कि जो LLB कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ यह सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यह पूरी श्रृंखला इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है। अपने आप में यह पुस्तिका बहुत ही अच्छी लिखी गई है, और अलग अलग स्रोत से चीज़ों को यहाँ एक ही जो है आप कह सकते हो कि जगह पर सम्मिलित किया गया है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय कार्य है। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। जैसे आपको मालूम है कि सेम मॉडस ऑपरेंडी है, जिनके तहत हम इस सीरीज के अलग अलग उपाख्यानों में, अलग अलग लेक्चर्स में, अलग अलग जो है कानूनों को हम लोग देखते आए हैं, जिनमें सबसे प्रथम हम लोग इंट्रोडक्शन या परिचय देखते हैं, फिर पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यानी कि मुख्य प्रावधान, और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं, तो उनको देखते चलते हैं, और अंततः हम इसकी आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म एवं इसके इंपॉर्टेंस यानी महत्व की चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर एक 360 डिग्री व्यू कोई भी कानून का हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। आज हमारी चर्चा शुरू करनी है, इंट्रोडक्शन से चीजें शुरू करेंगे। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु जिसमें कहता है कि एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिफिकल्ट एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज। यस, डिस्टर्ब्ड एरिया यानी कि अशांत क्षेत्र, अशांत क्षेत्र, ठीक है। अशांत क्षेत्र में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रभावित होता है, वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं वे सरकार के तंत्र को, नागरिक तंत्र को जो है हानि करते हैं, उनको स्मूथली चलने नहीं देते हैं। तो यहाँ एक उद्देश्य तो यही है इसका, इस कानून का, कि भाई कोई भी दिए हुए क्षेत्र में, रिस्पेक्टिव एरिया में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी तरीके से चल पाए। इसीलिए यहाँ सशस्त्र बलों को यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को कुछ सत्ताएं दी गई है, शांति को बरकरार रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। जब हम लोग आज़ाद हुए तो फिर बाद में नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा एरिया है, जो अपने आप में भारतीय जो मेन ज्योग्राफिकल एरिया है, जो मेन ज्योग्राफिकल लैंड है इंडिया की, उसके साथ वैसे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, मगर एक बहुत ही छोटे से गलियारे से जो है जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो यहाँ हुआ यूँ कि आज़ादी के पश्चात नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कुछ असामाजिक, कुछ सेपरेटिस्ट यानी कि अलगाववादी तत्व जिनमें, उन्होंने अशांति फैलाने का कार्य किया। उन्होंने अपने जो है अलग अपने लिए राष्ट्र की डिमांड की, अपने लिए अलग स्टेटहुड की डिमांड की, जो अपने आप में वाजिबी नहीं थी, रीजनेबल नहीं थी, और रीजनेबल न होने के कारण उन मांगों के ऊपर सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए।
अब उनके द्वारा पूरे क्षेत्र में अशांति फैलाई जा रही है। अब इस अशांति को यहाँ कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आफ्सपा को लागू किया गया। पंजाब में भी इसको लागू किया गया था। इनफैक्ट पंजाब में सबसे प्रथम बार अगर कहीं पर भी पूरे भारत में आफ्सपा लागू हुआ है तो वो पंजाब था। चंडीगढ़ में फिर आगे चलकर जो है लागू करवाया गया, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, त्रिपुरा में। यह कुछ ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ आप कह सकते हो कि आफ्सपा को लगाया गया था। हालांकि अब आफ्सपा कुछ चंद ही राज्यों में लगा हुआ है, कुछ चंद ही राज्यों में उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में जो दूसरे राज्य थे, जैसे पंजाब जिसका मैंने आपको जिक्र किया, तो वहाँ से आफ्सपा जो है वो साइमल्टेनियसली उठाई गई है। जब ज़रूरत खत्म हुई, जब अशांत क्षेत्र शांत हो गया, जब अशांत क्षेत्र का रूपांतरण शांत क्षेत्र में हो गया, तो वहाँ आफ्सपा को जो है हटाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से अशांत क्षेत्रों में इस कानून को लगाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीजन ऑफ इंडिया हैज ट्रेडिशनली फेस्ड trouble with maintenance of peace and public order. The deployment of armed forces was deemed necessary to aid the civil administration of this area. और इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया परंपरागत रूप से ही अशांत है, पहले से ही अशांत है, जिसकी बदौलत वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करना लगभग असंभव है। और ऐसा ना हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले, ऐसा हो, इसलिए यहाँ आफ्सपा को लगाया गया था या लगाने की ज़रूरत उत्पन्न हुई थी। अब यहाँ हमें बात करनी है इसकी पृष्ठभूमि की कि कैसे यह कानून जो है वो अपने आप में आज के इस स्वरूप में तब्दील हुआ। 3 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कॉलोनियल लेजिस्लेशन, यानी कि यह एक अंग्रेजी, एक फिरंगी कानून के ऊपर जो आधारित है। द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1942 दैट वाज प्लेस्ड टू सप्रेस द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट। यहां कहा गया है कि इस कानून का जो मूल है वो अपना आप में फिरंगी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजों ने एक अध्यादेश के जो जरिए, एक अध्यादेश की मदद से भारत में तब की जो स्वातंत्र संग्राम की जो प्रवृत्तियां थी, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके जो कार्य थे, उसमें रुकावट उत्पन्न करने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए यह कानून जो है अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया गया था। मगर आज़ादी के पश्चात हमें ज़रूरत लगी, हमारे जो है स्वतंत्र भारत में भी अशांत क्षेत्र, अशांत तत्व का जन्म होने लगा, जो है वे सामने आने लगे। तो इसलिए उनके साथ निपटने के लिए यहाँ हमने यह कॉलोनियल ऑर्डिनेंस को एक कानूनी स्वरूप देकर भारत में उसको कार्यान्वयन किया। देन आफ्टर AFSPA was first enacted in Assam and Manipur to deal with the insurgency situation in 1950. Yes, AFSPA was first enacted in Assam and Manipur. तो ये दोनों में जो इंसर्जेंसी सिचुएशंस थी वहाँ डील करने के लिए उनको लगाया गया था। फिर दिस एक्ट वाज एक्सटेंडेड ऑन अदर एरियाज आफ्टर सिमिलर सिचुएशंस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 1990s से आतंकवादी जो संगठन है या जो आतंकवाद है वो सक्रिय होने लगा। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ 1990s में। ठीक है, तो वो दौर जो था वो अशांत दौर था, तो वहाँ शांति कायम करने के लिए यह कानून को लगाया गया था। एंड इन 1880s इन पंजाब, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसे हम लोग 1980s पंजाब रिसर्जेंसी कहते हैं। ठीक है, वहाँ भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हुई, जिसके तले एक खालिस्तान, एक नए जो है राष्ट्र की मांग यहाँ पंजाबियों के द्वारा उठी थी। ठीक है, और ये एक हिंसक प्रवृत्ति, हिंसक जो है आंदोलन में यह ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसको खत्म करने के लिए सरकार को एक्शन में आना पड़ा और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पंजाब में भी इसको लागू किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ इस तरीके से आज यह कॉलोनियल कानून जो है वो भारत के कानूनों की सूची में आ तो गया, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है बहुत ही शुरू से किया गया। जैसे हमने देखा 1960s में सबसे प्रथम आसाम और मणिपुर की इंसर्जेंसी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, फिर बाद में जम्मू एंड कश्मीर इन 1990s एंड इन 1980s, उससे पहले पंजाब में भी इसे लागू किया गया था। अब हमें इस कानून के ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। एक ही बिंदु में इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया है, जो कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी to declare the area as undisturbed. Yes,
इस कानून का मूलभूत उद्देश्य यह है कि जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उसको सत्ता देना क्या करने की, तो किसी भी अपने रिस्पेक्टिव राज्य के या अपने केंद्र शासित प्रदेश के कोई भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की, अशांत क्षेत्र घोषित। ठीक है, ये बात हमें यहां से समझनी है, ये इसका मूलभूत उद्देश्य है। और अब जब एक बार किसी भी गवर्नर ने अपने राज्य के कोई भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया, तो फिर बाद में वहां आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा, उनको विशेष सत्ताएं भी दी जाएगी। संक्षिप्त में आर्म्ड फोर्सेस को यानी कि सशस्त्र दलों को अशांत क्षेत्र में विशेष शक्तियों के साथ, विशेष सत्ताओं के साथ वहां रखा जाता है या वहां भेजा जाता है। अब इसके प्रमुख प्रावधान में देखने हैं, एक के बाद एक हम लोग देखते चलेंगे। मात्र और मात्र 6 ही सेक्शन इस पूरे कानून में उपलब्ध है, यानी कि यह कानून बहुत ही संक्षिप्त है मगर बहुत ही पावरफुल है। सेक्शन 1 कहता है, Section 1 of the Act defines the extent of the application of this Act. This Act applies to the 7 sister state of the Northeast. ठीक है, एप्लीकेशन कहां कहां पर होगा, कहां कहां पर नहीं होगा। Section 2 provides the applicable definition of this Act. Out of these definitions, Section 2 suppose B defines a disturbed area. It says that an area which notified by the governor to be disturbed area would be considered the same. ठीक है, यहां कहा गया है Section 2 suppose B में अशांत क्षेत्र की परिभाषा दी गई है और उसके तहत कहा गया है कि भाई कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे उस राज्य का गवर्नर, उस राज्य का राज्यपाल अशांत घोषित करे, वो अशांत क्षेत्र माना जाएगा इस कानून के तहत, और वहां आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट करने का मार्ग जो है वो भी खुल जाएगा। Section 3 gives the governor of the state or a union territory the power to declare an area as disturbed area, which in turn would allow the armed forces to be deployed to control the law and order situation in the country. Either an area of the state or union territory or the whole state or union territory can be declared to be as disturbed area. Yes, यहाँ राज्यपाल के पास 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प है। या तो वो अपने समग्र राज्य को अशांत राज्य या अशांत क्षेत्र जाहिर कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, या अपने राज्य के कोई विशेष क्षेत्र, कोई विशेष प्रदेश को वे अशांत या जो है डिस्टर्ब्ड घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ समझनी होगी और ये सारी चीजें यहाँ उस राज्य के ऑफिशियल राजपत्र में छपनी होगी। ठीक है, उसमें एक बार छपेगी, फिर बाद में ही वो एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया कहा जाएगा और वहां आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करने की मंजूरी भी प्राप्त होगी। सेक्शन 4 मेंशंस द स्पेशल पावर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। यस, यहाँ सेक्शन 4 जो है वो ही अपने आप में बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि यहाँ जो हमारे सशस्त्र दल है उनकी विशेष शक्तियों की चर्चा की गई है, उनकी विशेष ताकतों की चर्चा की गई है, जिनकी बदौलत वे किसी भी अशांत क्षेत्र को शांत क्षेत्र में रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं। देखते हैं, इट स्टेट्स दैट एनी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ एन इक्विवेलेंट रैंक इज अलाउड टू फायर अपॉन और यूज फोर्स इवन इफ इट लीड्स टू डेथ अगेंस्ट पर्सन हु एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन टू द लॉ और ऑर्डर्स इन द प्लेस एट दैट टाइम। कहा गया है यहाँ 3-4 हमें पद दिए गए हैं, जिनमें कमीशन्ड ऑफिसर है, वारंट ऑफिसर है, नॉन कमीशन्ड है, या अन्य कोई भी ऐसा ऑफिसर जो इक्विवेलेंट टू दिस जो है 3-4 ऑफिसर है जिनके नाम मैंने लिए। ठीक है, तो इनको यहाँ विशेष सत्ताएं दी गई। कहा गया कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति कानून या नीति नियमों का भंग करता है तो इन कक्षा के अफसरों को उनके ऊपर गोली चलाने का भी अधिकार प्राप्त है, गोली चलाने की भी शक्तियां उनको प्राप्त है, चाहे उसमें सामने वाले की मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसी विशेष सत्ताएं यहाँ जो है इस कानून ने हमारे सशस्त्र बलों को दी है या उनके जवानों को, उनके अफसरों को दी है। द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स असेंबली ऑफ 5 or more people in disturbed area. 5 or more people cannot be gathered in disturbed area, not even peacefully, not even without arms. जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो मूलभूत अधिकार है, जो आर्टिकल 19 के तहत जो हम पूरी सूची देखते हैं कि हम लोग कहीं पर भी घूम सकते हैं, जो है शांति से, हथियार के बिना हम लोग, काफ़ी सारे लोग जो है कोई भी उद्देश्य के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अनडिस्टर्ब्ड एरिया के लिए है, नॉर्मल एरियाज के लिए है। मगर एक बार अगर एरिया राज्यपाल के द्वारा डिस्टर्ब्ड घोषित किया गया तो वहाँ
assembly of people more than 5 is barred. This section also empowers the officer to arrest without warrant any person who commits a cognizable offense or if there is a reasonable suspicion against any person. Yes, यहाँ एक और भी ये सत्ता है कि वारंट के बिना कोई भी अधिकारी जो है सशस्त्र सेना का कोई भी सैन्य अधिकारी कोई भी व्यक्ति को मात्र और मात्र शंका के आधार पर भी हिरासत में ले सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो ये इतने बड़े पावर्स अपने आप में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं और इसीलिए यहाँ कंट्रोवर्सी का जन्म होता है। फिर उसके बाद देखें तो ऑफिसर कैन ऑल्सो सर्च प्रीमाइसिस विदाउट वारंट। यस, अरेस्ट तो कर ही सकते हैं वारंट के बिना, अरेस्ट वारंट के बिना, मगर सर्च वारंट के बिना प्रीमाइसिस भी सस्पिशियस व्यक्ति की प्रीमाइसिस यानी कि जो शंकाशील व्यक्ति है जिनके ऊपर सैन्य अधिकारियों को शंका है, उनका घर या उनका ऑफिस इत्यादि मिलकत भी जो है जांच सकती है, उसकी भी तलाशी ली जा सकती है। तो अपना आप में आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये एक पावर बूस्टिंग कानून है। सेक्शन 5 में कहा गया है कि द पर्सन अरेस्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शुड बी हैंडेड ओवर टू पुलिस विदाउट एनी डिले। यस, कहा गया है कि इस कोई भी गुनाह के तहत अगर सैन्य अधिकारी ने कोई भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया है, अगर उनकी गिरफ्तारी की है, तो समय निकाले बिना उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जल्द से जल्द पुलिस को सौंपना होगा, सैन्य अधिकारियों को। यह बात यहाँ सेक्शन 5 में स्पष्ट की गई है। फिर सेक्शन 6 में जो कि आखिरी है उसमें कहा गया है कि इट प्रोटेक्ट्स द ऑफिसर मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट फ्रॉम सिविल लिटिगेशन अगेंस्ट एनी एक्शन टेकन अप बाय देम इन परस्यूएंस ऑफ दिस एक्ट। यस, तो यहाँ सैन्य अधिकारियों के द्वारा इस कानून के तहत शांति बरकरार रखने के लिए अगर कोई भी कदम उठाया है तो उसके सामने कोई भी प्रश्न जो है वो कोई भी व्यक्ति के द्वारा नहीं उठाए जा सकते। ये इम्यूनिटी सैन्य अधिकारियों को आफ्स्पा के द्वारा मिलती है। ठीक है, अगर आफ्स्पा जहां लगी है, सपोज जम्मू कश्मीर का हम लोग एग्जांपल ले, और आफ्स्पा लगी है इनके यानी कि सैन्य अधिकारियों के ऊपर पूरे क्षेत्र की शांति का जिम्मा है। अब ऐसे में अगर 8-10 व्यक्ति कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां सैन्य अधिकारी जो है वो उनको घर जाने के लिए समझाएंगे, उनको बिखरने के लिए बोलेंगे कि भाई आप लोग अलग अलग करके चले जाओ यहाँ से, मगर फिर भी वे नहीं माने तो इन दैट केस वहाँ सैन्य अधिकारी को गोली चलाने का अधिकार है। उन्होंने गोली चलाई, 10 में से 3 लोगों की या 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? तो जब आफ्स्पा लगी है, आफ्स्पा के तहत सैन्य अधिकारी ने कार्य किया है, तो वो अधिकारी अपने आप में इम्यून है, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठेगा, ना तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी, ना तो हमारी मेन स्ट्रीम जुडिशरी उनको पूछेगी। तो ये इम्यूनिटी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और यहीं से मानवाधिकारों का आनंद भी होता है। जो मानवाधिकार जो एक्टिविस्ट होते हैं उनका यही प्रश्न होता है कि भाई इतनी सत्ता है, आप किसी भी सशस्त्र दल को कैसे दे सकते हैं? ठीक है, जिनके पास इतने सारे हथियार है, जो है एम्यूनिशन का एक्सेस है, आप उनको इतनी सारी सत्ताएं कैसे दे सकते हैं? यही मानवाधिकार के जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है, क्योंकि यहाँ से मानवाधिकार का हनन होता है, उनका भंग होता है। अब आगे में देखना है, ये सारी चीज़ें हमने इसके जो है महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रमुख प्रावधानों के बारे में देखी। अब इसके अमेंडमेंट के बारे में देखें तो कुल 3 अमेंडमेंट हुए हैं आज दिन तक, जिनमें सबसे प्रथम तो शुरुआत नहीं हो गई, 1958 में इसका लागू जो है इसका होना हुआ। 1960 में सबसे प्रथम अमेंडमेंट हुआ, दूसरा अमेंडमेंट 72 में, एंड थर्ड वॉज हैपेंड इन 1986। द 60 अमेंडमेंट जो एक थोड़ा महत्वपूर्ण था, उसने क्या किया, इट रिपील्ड सेक्शन 7 एंड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट दैट वर एग्जिस्टेड अर्लियर। यस, तो यहाँ कुल आज अगर हम लोग कानून की बात करें, कानून की जो है साइज की बात करें, तो आज इसमें मात्र और मात्र 6 अनुच्छेद ही है या 6 कलम ही है। मगर जब यह कानून बना था तो पहले 2 साल के लिए, जब पहला अमेंडमेंट हुआ 1960 में, तो 2 साल के लिए इसमें 7 धाराएं थी या 7 अनुच्छेद या सेक्शंस थे। ठीक है, मगर उसमें से एक को रिपील कर दिया गया, साथ में एक इसका शेड्यूल भी था, उसको भी रिपील कर दिया गया। तो हाल में अगर वर्तमान की बात करें तो मात्र और मात्र 6 ही जो है इसमें धाराएं मौजूद है। ये बात हमें नोंद लेनी है। अब इसके क्रिटिसिज्म एवं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखना है। जैसे हमें मालूम है कि कोई भी
चीज होती है, इसके प्रोजर एंड कॉन्स दोनों होते हैं। सेम गोज विथ द लॉज। कोई भी अच्छा लॉ होता है, चाहे कितना भी अच्छा हो, मगर उसके अपने फायदे अपने गैरफायदे होते ही है, जो हमें यहाँ देखना है। शुरू करेंगे आलोचना से। 4-5 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है एक्ट इज क्रिटिसाइज्ड ड्यू टू अनलिमिटेड पावर इट गिव्स टू आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर एन एरिया डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया। यस, जब कोई क्षेत्र को अशांत क्षेत्र एक बार घोषित किया जाता है तो फिर उसके बाद वहां सशस्त्र दलों को जो सत्ताएं मिलती है वो बहुत ही अतिरिक्त मिलती है, बहुत ही ज्यादा मिलती है। ऐसी पहली यहाँ आलोचना है। 100% यह आलोचना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लोगों की ही है। दूसरा, ऑल्सो एक्ट इज वायोलेटिव नेचर टू फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। यस, यहाँ जो सामने होगा, क्योंकि यहाँ सैन्य अधिकारियों के पास, सेना के पास तो बहुत ही पावर है, बहुत ही सत्ता है, मगर यहाँ जो सामने होगा उनके मूलभूत अधिकार भी खतरे में है, उनके जीवन के ऊपर भी जोखिम यहाँ है। तो ये भी एक अपने आप में इसकी आलोचना है। और जो है ये आलोचना भी इस कानून को जो सत्ताएं दी गई है, सत्ताओं की जो मात्रा है, उससे ही यह आलोचना निकलती है। अगर इतनी सत्ता नहीं दी होती इस कानून को तो शायद यह आलोचना होती ही नहीं। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि एक्ट इज क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग एन अब्यूज ऑफ पावर बाय एनजीओज एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्रिटिक्स ऑल्सो पॉइंट आउट दैट लॉ इज अगेंस्ट फेडरल कैरेक्टर ऑफ यूनियन एज अ सेंटर यूनिलैटरली इम्पोजेस। यस, तो यहाँ एक फेडरलिज्म का जो तत्व है उसको भी हानि हो रही है, जो कि एक अपने आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटेलेक्चुअल्स है उनके द्वारा रखा गया यह बिंदु है। एंड लास्टली ऑल्सो AFSPA फेल्स टू ब्रिंग बैक नॉर्मलिटी। यस, और ये भी बात इतनी ही तय है, जहाँ जहाँ AFSPA लगी है, अगर उन जगहों का हम लोग अध्ययन करें, पहले के जो है वातावरण को देखें, बाद के वातावरण को देखें, तो हम लोग उस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि भाई जहाँ जहाँ AFSPA एक बार लगी है उन जगहों में से बहुत ही कम जगहों पर नॉर्मलिटी आई है। ठीक है, अन्यथा वहाँ AFSPA को कंटिन्यू ही रखना पड़ रहा है नेसेसरीली। ठीक है, तो ये बात यहाँ हमें समझनी है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना का बिंदु है। बाकी सारे भी महत्वपूर्ण है, मगर ये सारे तो जो है इसको दिए हुए पावर से निकलते हैं। ठीक है, मगर यहाँ ये एक अपने आप में फंडामेंटल एलिमेंट है जो हमें देखना है कि जहाँ जहाँ AFSPA लगी है वहाँ नॉर्मलिटी लाने में बहुत ही प्रयास सरकार को करना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड वी हैव इट्स इंपॉर्टेंस टू। 3 बिंदु है। प्रथम बिंदु में कहा गया है AFSPA केम up for scrutiny before apex court. Court ruled that AFSPA is in consistency with Constitution of India. Yes, क्योंकि AFSPA भारत में बनाई गई, अब उसका लागू होना शुरू हुआ, तो फिर धीरे धीरे इसके प्रति एक आवाज़ जो है वो उठनी शुरू हुई। लोग AFSPA को नापसंद करने लगे। AFSPA की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है वो जानने का प्रयास होने लगा। ऐसे में यह पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ना तो यहाँ फेडरलिज्म का कोई हनन हो रहा है, ना तो यहाँ कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, बल्कि AFSPA जो है वो 100% कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंसी में है। तो ऐसे में यहाँ इसको इनकंसिस्टेंट या नल एंड वॉइड कहना अनुचित है। तो ये इसका सबसे प्रथम बिंदु है कि इट इज अप्रूव्ड बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड। दूसरा बिंदु, मेनी थैंक्स टू AFSPA फॉर कंट्रोलिंग द टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी इन इंडिया। यस, अगर हम लोग आज देखें तो जो इंसर्जेंसी है वो नॉर्थ ईस्ट तक सीमित है, जो टेररिज्म है वो वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्टर्न बॉर्डर तक सीमित है, ये भारत में आ नहीं रहा है। तो इसका मूलभूत कारण है AFSPA का लागू होना। कश्मीर में आज AFSPA लागू है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान से आता हुआ जो आतंकवाद है वो कश्मीर होते हुए भारत के अंदर, भारत के पीठ प्रदेशों में घुस नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक इसकी उपलब्धि है। एंड लास्टली, एक्ट बूस्ट मोरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। यस, एक्ट बूस्ट मोरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आमतौर पर ये होता है कि अगर कहीं पर भी, चाहे वो हमारी पुलिस हो, चाहे वो हमारे वो सशस्त्र दल के सिपाही हो, अगर उनके द्वारा कहीं पर भी कार्यवाही की जाती है और अगर उसमें कोई कैजुअलिटी होती है तो वो कैजुअलिटी का पूरा जो जिम्मा है वो यहाँ इनके ऊपर होता है। मगर यहाँ AFSPA पहले तो जिम्मेदारी को जीरो कर देती है, अकाउंटेबिलिटी को जीरो कर देती है। अगर कोई भी सैन्य अधिकारी ने AFSPA को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया में कोई कार्य किया है तो वो अनक्वेश्चनेबल है। वो यहाँ अपने आप में एक इसके आर्म्ड फोर्सेस यानी कि जो सशस्त्र सीमा है इनके मोरल को बूस्ट करने की बात है। इनसे उनका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। अपने आप में भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी और
एक पॉजिटिव बात है। तो यही सारी चीजें थी जो कि हमें यहाँ देखनी थी। अब लास्टली यह लास्ट जो है बिंदु है आज के इस हमारे उपाख्यान का, जिसके तहत कहा गया है कि एक्टिविस्ट फ्रॉम, यह शिमला, यहाँ ये भूल है, एक्टिविस्ट फ्रॉम मणिपुर has been in the news frequently in the last decade for her 16 years fasting on to death. Yes, उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया था। ठीक है, यह महानुभाव का नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम है इरोम शर्मिला, जो कि मणिपुर की थी, और मणिपुर समेत पूरे भारत में जहां जहां कहीं पर भी अफस्पा लगा है उनको हटाने के लिए ये आंदोलन कर रही थी। और आंदोलन के तहत उन्होंने गांधीवादी जो है रास्ता अपनाया, और जिसके तहत वे अनशन पर चले गए, और ये अनशन 16 वर्षों तक चला। ठीक है, आखिरी के दिनों में उनको जो खाना है वो यहाँ से गले में से दिया जाता था, मगर उन्होंने अपने मुंह से एक भी दाना त्याग नहीं किया था। तो ये एक उनका बलिदान है जो अफस्पा के सामने लड़ती रही। मगर अफस्पा वहाँ एक पूरे राज्य की आबादी की जरूरत थी, तो इसलिए सरकारों के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया अफस्पा को रिवैम्प करने के लिए, उसको रिवोक करने के लिए। शी has consistently protested against the AFSPA due to its harsh nature and violation of human rights. Yes, और AFSPA के इस नेचर की वजह से ही उन्होंने इसका जो है सतत विरोध किया और उसको हटाने की हिमायत की। तो यही सारी चीज़ें जो आज हमें इस अफस्पा के उपाख्यान में देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। यह सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम आएगी ही आएगी, मगर आपके मेंस और आपके इंटरव्यू के लिए भी जो है यह सारी चीज़ें काम आएगी, क्योंकि बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, यह सारी चीज़ें अपने आप में ज़रूरी होती है। तो हम लोग मिलेंगे इसी उपाख्यान के एक और लेक्चर में, इसी ग्रोथ माउंट यूपीएससी के मंच पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।